प्यारे विद्यार्थियों, @UNIC+2.0 में आप सभी का स्वागत है। हम लोग क्लास 12 की फिजिक्स में अल्टरनेटिव करंट पढ़ रहे थे, जिसमें पार्ट 1 में हमने इसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, इसका इक्वेशन क्या होता है, चाहे फिर वो अल्टरनेटिव वोल्टेज हो यानी कि प्रत्यावर्ती विभव हो, चाहे प्रत्यावर्ती धारा हो, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज इसके पार्ट 2 में हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारी प्रत्यावर्ती धारा होती है, एक पूरे चक्र के लिए या एक आधे चक्र के लिए इसका औसत मान क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान क्या निकालेंगे भाई? प्रत्यावर्ती धारा का माध्य अथवा औसत मान। प्रत्यावर्ती धारा का माध्य अथवा औसत मान। एवरेज वैल्यू निकालनी है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, जिस दिन हम लोग इसका इंट्रो पढ़ रहे थे, इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे, उस दिन हमने आपको क्या बताया था कि ये जो हमारी प्रत्यावर्ती धारा होती है कुछ इस तरीके से बहती है। इसमें हाफ साइकिलें होती हैं, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल होती है, नेगेटिव हाफ साइकिल होती है। तो ये ऐसे फ्लो करती है। मीन्स आधे चक्र में, या फिर मान लीजिए कि इसको पूरा चक्र, इसका आवर्तकाल अगर कैपिटल T है तो T/2 टाइम के लिए ये क्या होगा, 0 होगा, ये होगा T/2 टाइम, और ये क्या होगा, T टाइम होगा। T/2 के लिए पॉजिटिव यानी ऊपर की ओर बहेगी, और T/2 के लिए नेगेटिव हाफ साइकिल में आ जाएगी, नीचे की ओर आ जाएगी। तो फिगर से ही हमको पता चल रहा है कि एक पूरे चक्र के लिए धारा का औसत मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर भी हम लोग इसको देखेंगे कि कैसे एक पूरे चक्र के लिए धारा का औसत मान 0 होता है। यहां पे लिखेंगे क्या कि एक पूरे चक्र के लिए, एक पूरे चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 होता है। औसत मान 0 होता है। अब ये 0 होता है, इसको कैसे निकालेंगे कि भाई ये 0 होता है? तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, इसका औसत मान निकालेंगे। एक्चुअल में इसका समीकरण क्या होता है भाई, I = I0 sin ओमेगा t होता है। अब मान लीजिए हमें एक पूरे चक्र के लिए औसत मान निकालना है, तो ये हो जाएगा Im। अब ये होगा क्या, 0 to t इंटीग्रेशन ऑफ I0 sin ओमेगा t, 0 to t इंटीग्रेशन ऑफ I0 sin ओमेगा t हो जाएगा। और अपान में क्या हो जाएगा, 0 to 2 नहीं भाई, t होगा, dt हो जाएगा। इसी वैल्यू को फाइंड कर लें तो हमें क्या मिल जाएगा कि एक पूरे चक्र के लिए इस धारा का औसत मान मिल जाएगा। अब ये थोड़ा सा समाकलन है, जो मैथ वाले बच्चे होंगे वो तो जानते ही होंगे साइन का समाकलन क्या होता है या कास का समाकलन क्या होता है। थोड़ा सा जो बायो वाले बच्चे हैं उनके लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। 2-4 समाकलन है, केवल फार्मूला सीख लेना, समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है dx तो इसका समाकलन करके x आता है। अगर ऐसे लिखा हुआ है sin x dx तो इसका समाकलन करके आता है -cos x। इतना आपको याद रखना है। sin x का समाकलन होकर के क्या आएगा, माइनस में cos x आएगा। यहाँ पे I0 हो जाएगा बाहर, sin ओमेगा t का जब समाकलन होगा तो ये हो जाएगा माइनस में cos ओमेगा t। cos ओमेगा t हो जाएगा तो ये ओमेगा लिखा हुआ है नीचे आ जाएगा बटे में ओमेगा। यहाँ पे हमको लिमिट रखनी है 0 से t की। कहाँ की लिमिट रखनी है, 0 से t की लिमिट रखनी है। अपान में dt का समाकलन करेंगे, जैसे dx का समाकलन x होता है, ऐसे dt का समाकलन क्या हो जाएगा, t। लिमिट रखनी है 0 से t। कहाँ की लिमिट रखनी है, 0 से t की लिमिट। चलो इसको और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ये हो गया I0 अपान में ओमेगा, इस ओमेगा को हमने बाहर कर लिया। ये है माइनस cos ओमेगा, ऊपर वाली लिमिट रखेंगे तो स्मॉल t की जगह क्या हो जाएगा, कैपिटल T हो जाएगा।
फिर यहाँ पे माइनस लगेगा, माइनस ऑलरेडी है तो ये हो जाएगा प्लस cos 0 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? cos 0 डिग्री हो जाएगा। यहाँ देखिएगा ये जो वैल्यू होगी इस माइनस से वाला प्लस हो जाएगा और 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बटे में ये क्या हो जाएगा भाई? t माइनस 0 करेंगे तो ये हो जाएगा t माइनस 0। अब ये जो t होता है, जो हमारी प्रत्यावर्ती धारा होती है, थोड़ा इसके बारे में बात करें तो इसका जो आवर्तकाल t होता है, t इज इक्वल टू 2π/ओमेगा होता है। t इज इक्वल टू क्या होता है? 2π/ओमेगा। यहाँ पे रख देंगे, तो यहाँ पे रखेंगे तो ये हो गया I0। अब ये वाला t इधर आ जाए तो ये क्या हो जाएगा? ओमेगा t हो जाएगा। यहाँ इसको ऐसे रहने दीजिए, हो गया माइनस में cos, ओमेगा की जगह क्या रखेंगे? 2π। क्या रखेंगे भाई? 2π। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? सॉरी, ओमेगा की जगह 2π नहीं रखना है, ओमेगा ओमेगा ही रहेगा। t की जगह पे रखना है 2π/ओमेगा और प्लस में cos 0। इस ओमेगा से ये वाला ओमेगा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। इस ओमेगा से ये वाला ओमेगा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये रख देंगे। अब इसका मान रख देंगे, ये यहाँ पे जो 2π आया है इसका मान रख देंगे, cos 0 का मान रख देंगे तो हमको कुछ वैल्यू मिल जाएगी। हमको Im में क्या मिला है? Im को मिला है I0 ओमेगा t माइनस cos 2π, माइनस cos 2π और प्लस में cos 0 मिला है। प्लस में क्या मिला है? cos 0 मिला है। तो देखो भाई इन सब की वैल्यू क्या हो जाएगी? इनकी वैल्यू हो जाएगी -1 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। -1 + 1 0 हो जाएंगी और 0 होने के बाद में ये हमको Im क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। ये बात किसके लिए है भैया? एक पूरे चक्र के लिए। किसके लिए है? एक पूरे चक्र के लिए। जब मतलब कि ये आपकी ये आपका सर्किट है और ये धारा ऐसे पहुंच गई, धारा क्या हुई? ऐसे पहुंच गई। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में जब हम धारा का औसत मान निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। या माध्य मान क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। अब माध्य मान हम और कैसे निकाल सकते हैं? आधे सर्किट के लिए। आधा बोले तो इतने पार्ट के लिए। अगर हम इतने पार्ट के लिए निकाल रहे हैं तब धारा का औसत मान क्या होगा? तो धारा का औसत मान निकालने के लिए हमने किया क्या है भैया? ये किया है, ये देखिएगा। 0 से t लेकर के हमने क्या किया है? I0 sin ओमेगा t और नीचे में 0 से t लेकर के dt का समाकलन कर दिया है। t जहां है वहां पे t हाफ कर देंगे, t जहां है वहां पे क्या कर देंगे? t हाफ कर देंगे। तो हम अगली स्लाइड में क्या लिखेंगे? आधे चक्र के लिए धारा का औसत मान। आधे चक्र के लिए धारा का औसत मान। चक्र के लिए धारा का औसत मान। अब जो आधे चक्र के लिए धारा का औसत मान होगा, Im से इसको डिनोट करेंगे और ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन 0 से t/2 I0 sin ओमेगा t, I0 sin ओमेगा t बटे में 0 से t/2 और ये क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा। जो लिखा हुआ था वही हमने लिखा है, बस क्या किया है? t को 0 से t/2 कर दिया है। t को क्या कर दिया है? 0 से t/2 कर दिया है। चलो देखते हैं कैसे क्या होगा। इसका समाकलन करिए। तो इसका जब हम समाकलन करेंगे I0 बाहर आ जाएगा, साइन ओमेगा टी का समाकलन होगा माइनस cos ओमेगा टी और बटे में ओमेगा। ये क्या होगा? 0 से t/2, 0 से क्या हो जाएगा? t/2 हो जाएगा। बटे में इसका समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा t और लिमिट कहाँ से कहाँ तक रहेगी? 0 से t/2 रहेगी। 0 से क्या रहेगी? t/2 रहेगी। सबको सॉल्व कर लेते हैं एक साथ करके। ये क्या हो गया? इस माइनस को यहाँ ले आएंगे तो हो गया I0/ओमेगा। लिमिट रख देंगे तो ये हो जाएगा cos ओमेगा और t की जगह क्या हो जाएगा? t/2 यानी cos ओमेगा/2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे रखेंगे भैया तो हो जाएगा माइनस cos, 0 रखोगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी, डायरेक्ट 0 रख रहे हैं। ये हो गया। नीचे क्या हो जाएगा?
t/2 माइनस में 0 हो जाएगा। इसको अच्छे ढंग से हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व किए लेते हैं। अच्छे ढंग से सॉल्व करेंगे तो Im की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, देखो ये यहाँ t/2 माइनस 0 करेंगे, t/2 होगा, इधर लेकर के आएंगे 2 ऊपर चला जाएगा और क्या कहते हैं t नीचे रह जाएगा, तो ये हो जाएगा -2I0, ये हो गया ओमेगा टी, ओमेगा कैपिटल टी। ये क्या चीज हो जाएगा भाई, cos ओमेगा कैपिटल टी अपान में 2 माइनस cos 0। फिर वही चीज, क्या वही चीज भाई, t इक्वल टू 2π/ओमेगा ले लेंगे, t इक्वल टू क्या लेंगे, 2π/ओमेगा ले लेंगे। जब इसको हम ले लेंगे तब हमको क्या मिलेगा, Im इज इक्वल टू -2I0, ये हो गया ओमेगा, और t की जगह क्या हो जाएगा 2π/ओमेगा, t की जगह क्या हो जाएगा 2π/, ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। इधर आ जाओ भाई, cos ओमेगा ओमेगा रह जाएगा, t की जगह क्या हो जाएगा 2π/ओमेगा, और पूरे का बटा है 2, ओमेगा से ओमेगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस में cos 0, माइनस में क्या हो जाएगा cos 0। चलो वैल्यू रख देते हैं हम, यहाँ पे हमको क्या मिला, -I0 अपान में पाई मिला है, cos पाई की वैल्यू -1 होती है, माइनस cos 0 की वैल्यू, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी, -1 -2 हो जाएगा, ये वाला माइनस जुड़ेगा प्लस हो जाएगा। Im इज इक्वल टू मिल जाएगा हमको 2/πI0। Im इज इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा 2/πI0। इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.637 I0, यही होती है इसकी वैल्यू। फिर आधे चक्र के लिए, किसके लिए भाई, आधे चक्र के लिए ये जो हमको वैल्यू मिलेगी ये मिल जाएगी। कहने का मतलब आधे चक्र के लिए धारा का जो औसत मान होगा वो क्या हो जाएगा, Im इज इक्वल टू 2/πI0 0.637 I0 हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू हमको मिल गई। पूरे चक्र के लिए क्या मिला था, 0 मिला था, ध्यान रखिएगा, पूरे चक्र के लिए क्या मिला था, 0 मिला था। ठीक, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इसी में एक आता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। कैसी वैल्यू आती है भाई, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, धारा का वर्गमाध्य मूल मान, प्रत्यावर्ती धारा का, प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमाध्य मूल मान, मूल मान, इसको अंग्रेजी में कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। कहने का मतलब है धारा का आप पहले वर्ग कीजिए और वर्ग करने के बाद में उसका औसत निकालिए, औसत निकालने के बाद में उसका फिर क्या निकालिए, वर्गमूल निकालिए। क्या निकालिए, वर्गमूल निकालिए। फिर जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को हम लोग क्या कहेंगे, वर्गमाध्य मूल मान कहेंगे। क्या कहेंगे, वर्गमाध्य मूल मान कहेंगे। एक सेकंड, एक लाइन में परिभाषा लिख लेंगे क्या, प्रत्यावर्ती धारा के, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के औसत मान के, औसत मान के वर्गमूल को, वर्गमूल को प्रत्यावर्ती धारा का, प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमाध्य मूल मान कहते हैं, वर्गमाध्य मूल मान कहते हैं। इसे I सफिक्स में RMS, I सफिक्स में RMS, R मीन्स रूट, M मीन्स मीन और S मीन्स स्क्वायर, IRMS से प्रदर्शित करते हैं, से
प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया। ठीक, यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें, जो ये लिखा है हमने इसको मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में आई मीन वन लाइन में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं क्या कि IRMS इज इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ आई स्क्वायर का पार, मीन्स आई स्क्वायर का औसत। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, आई स्क्वायर निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, आई स्क्वायर, सिंस आई इज इक्वल टू क्या होता है, I0 साइन ओमेगा टी होता है। तो आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर में ओमेगा टी हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसका क्या करेंगे, 0 से t तक समाकलन कर देंगे। क्या करेंगे, 0 से t तक इसका समाकलन कर देंगे। तो ये हो जाएगा भाई, इसका जब समाकलन करेंगे तो ये क्या निकल के आएगा वैल्यू, इसका हम निकालेंगे जब औसत, तो ये हो जाएगा जैसे वहाँ पे हम लोग औसत निकाले थे ठीक वैसे निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 0 से t आई स्क्वायर अपान में 0 से t dt। ठीक है, तो वैल्यू रख दीजिए, ये क्या हो जाएगा, 0 से t आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी और बटे में 0 से t क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। 0 से t क्या हो जाएगा, dt। इसी एक्सप्रेशन को हम लोग सॉल्व कर लें, अब फिर जो वैल्यू आएगा उसका वर्गमूल ले लें तो हमको क्या मिल जाएगी, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू मिल जाएगी। चलिए भाई, इसको हम लगे हाथों क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। अभी जो हम निकाल रहे हैं, ये निकाल रहे हैं क्या, आई स्क्वायर का बार। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, 0 से t, क्या लिखा है भाई, 0 से t लिखा है, और क्या लिखा है, आई नॉट स्क्वायर। एक बार फिर से लिख लेते हैं सारा का सारा इक्वेशन, साइन स्क्वायर ओमेगा टी और ये 0 से t dt। तो इसका तो हो जाएगा t, इसका काम खत्म करते हैं, आई स्क्वायर को बाहर कर लेते हैं, आई नॉट स्क्वायर को हमने बाहर कर लिया, ये हो गया 0 से t। एक चीज ये जान रखिएगा, जो समाकलन में जो त्रिकोणमिति के जो फंक्शंस होते हैं उनमें अगर स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर को हटा करके हम लोग सॉल्व करते हैं। अब इस साइन स्क्वायर को हमें क्या करना है, ऐसे टर्म में लिखना है कि वहां पे स्क्वायर ना आए और चाहे जो आ जाए। तो ध्यान दीजिएगा, कक्षा 9 में आपको मैथ वाले सर जी पढ़ाए होंगे, एक फार्मूला क्या पढ़ाए होंगे कि कास 2 थीटा इज इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कास स्क्वायर, सॉरी कास 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कास स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, कास स्क्वायर थीटा माइनस में क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा करके एक फार्मूला होता है। साइन कास स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले आएंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू मिल जाएगा 1 माइनस कास 2 थीटा। 1 माइनस क्या मिल जाएगा, कास 2 थीटा मिल जाएगा, या फिर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1 माइनस कास 2 थीटा अपान में 2 मिल जाएगा। 2 थीटा अपान में क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। अब देखो भाई, यहाँ जहाँ थीटा रखा हुआ वहाँ पे ओमेगा टी रख दो, तो क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 माइनस कास 2 ओमेगा टी अपान में 2 हो जाएगा। 1 माइनस कास 2 ओमेगा टी अपान में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे वही चीज पुटअप कर देंगे जो यहाँ खटर पटर हम लोगों ने करा है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कास 2 ओमेगा टी अपान में 2 और हो जाएगा, यहाँ पे dt नहीं लिखे भाई, dt हो जाएगा, dt देखिए इधर लिखे नहीं लिखे, नहीं गड़बड़ हो गया हो, हाँ नहीं लिखे, dt बिना dt के कैसे समाकलन हो पाएगा। चलो
ठीक, ये इतना लिख लिए। नीचे क्या हो जाएगा, इसका कर देते हैं। अब ये हो जाएगा t 0 से t माइनस 0 करेंगे t ही मिलेगा। इस 2 को बाहर कर लेंगे तो ये हमको मिल जाएगा आई नॉट स्क्वायर, ये भी t बटे में क्या हो जाएगा, ये वाला 2 नीचे आएगा और ये वाला t नीचे है, ये है 2t हो जाएगा। इस वाले पोर्शन का समाकलन करेंगे, dt आकर के 1 से मल्टीप्लाई, ध्यान से देखिएगा, dt आकर के 1 से मल्टीप्लाई होगा तो इसका समाकलन हो जाएगा स्मॉल t माइनस cos 2 ओमेगा t का जब हम लोग समाकलन करेंगे, इसका समाकलन करेंगे माइनस cos 2 ओमेगा t का समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा, cos का समाकलन होता है, ये देखो cos x dx होता है sin x, क्या होता है sin x, तो ये हो जाएगा sin 2 ओमेगा t अपान में 2 ओमेगा, अपान में क्या हो जाएगा 2 ओमेगा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 0 से t, तो रख देंगे वैल्यू भाई, क्या रखेंगे वैल्यू रखेंगे, ये हो गया आई नॉट स्क्वायर अपान में 2t, ये वैल्यू रखेंगे t, फिर इसकी वैल्यू रखेंगे -0, फिर माइनस इसमें आओ साइन 2 ओमेगा कैपिटल T अपान में 2 ओमेगा, और माइनस साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, डायरेक्ट 0 रख देंगे, ई जीरो खत्म हो जाएगा, t माइनस 2 ओमेगा t अपान में 2 ओमेगा बचेगा। चलो नेक्स्ट स्लाइड में लिखते हैं। अभी हम लोग जो फाइंड कर रहे हैं वो है आई स्क्वायर का बार इज इक्वल टू, हमको क्या मिला है आई नॉट स्क्वायर अपान में 2t, यहाँ पे क्या मिला है t माइनस, इसको थोड़ा देख लेते हैं, साइन 2 ओमेगा t बटे 2 ओमेगा, साइन 2 ओमेगा t बटे 2 ओमेगा। अब जैसे वहां पे करे थे, क्या करे थे भाई, t इज इक्वल टू 2 पाई अपान ओमेगा रख देंगे। जब ऐसा हम रखेंगे तो ये पोर्शन हो गया आई नॉट स्क्वायर 2 इंटू 2 पाई अपान ओमेगा, 2 इंटू 2 पाई अपान ओमेगा, ये t क्या हो जाएगा 2 पाई अपान ओमेगा हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस साइन 2 ओमेगा इंटू 2 पाई अपान ओमेगा बटे में 2 ओमेगा, ये ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया आई नॉट स्क्वायर। अब ये क्या हो गया 4 पाई, और यहाँ पे ओमेगा ऊपर आ जाएगा, ये हो गया 2 पाई अपान ओमेगा, यहाँ पे बचेगा साइन 4 पाई अपान 2 ओमेगा। ध्यान दीजिएगा साइन n पाई का मान 0 होता है जब पाई n क्या हो इवन हो, तो साइन 4 पाई का मान क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। कैसे, इसको लिख सकते हैं साइन 4 पाई को लिख सकते हैं साइन 2 पाई प्लस 2 पाई, तो ये क्या हो जाएगा साइन 360, साइन 360 को लिख सकते हैं साइन 360 प्लस 0 डिग्री, साइन 360 प्लस 0 डिग्री की वैल्यू साइन 0 होती है, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये वाला पोर्शन हो गया 0। अब ये हमको क्या मिला आई नॉट स्क्वायर अपान में 4 पाई इंटू में ओमेगा, अब ये क्या आ गया 2 पाई अपान में ओमेगा, 2 पाई से ये कटा, ये बचा 2, ओमेगा से ओमेगा कट गया, क्या बचा भाई हमको एटलीस्ट मिला आई नॉट स्क्वायर अपान में 2। अब देखो हमको क्या मिला आई स्क्वायर का बार इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर अपान में 2। अब हमको निकालना है IRMS, IRMS बराबर क्या होता है स्क्वायर रूट आई स्क्वायर का बार, तो इस पे स्क्वायर रूट लगा देंगे, ये हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर अपान में 2, तो ये क्या हो जाएगा आई नॉट अपान में स्क्वायर रूट, IRMS इज इक्वल टू क्या मिला आई नॉट अपान में स्क्वायर रूट 2। जब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा 0.70 आई नॉट, क्या मिल जाएगा 0.70 आई नॉट। तो ये जो इतना लंबा हम लोग ने खटर पटर किया, इतने लंबे खटर पटर के बाद में हमको ये रिजल्ट मिला। कौन सा रिजल्ट मिला IRMS यानी रूट मीन स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो 0.70 आई नॉट के इक्वल होती है, या यूं कहें आई नॉट अपान स्क्वायर रूट 2 इक्वल होती है। एक चीज और देख लेंगे लगे हाथों, जैसे हम लोगों ने IM और IRMS निकाला है, ठीक ऐसे आधे चक्र के लिए जो हम BM निकालेंगे, आधे चक्र के लिए जब हम क्या निकालेंगे BM निकालेंगे, तो BM की वैल्यू होगी 0.637
बी नॉट, और बी आर एम एस की जो वैल्यू होगी ये होगी 0.707 बी नॉट के इक्वल होगी। ये दोनों वैल्यू भी आपको याद रखना। ठीक, तो ये तो हो गया कि औसत मान और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पे एक चीज और भाई, ये जो हमने डेरिवेशन करवाया है इसको अगर आप मान लीजिए डिटेल में नहीं समझ पा रहे हैं, अगर आप डिटेल में समझ नहीं पा रहे हैं तो आपको इसके लिए ये वाली वैल्यू रिमेंबर रखनी है, ठीक है, और इसके लिए जो ये क्या कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हम लोग फाइंड करे हैं, इसके लिए आपको ये वाली वैल्यू याद रखनी है। कुल मिलाकर के ये बी एम बी आर एम एस हो गया। और अगर यहीं पे हम आई एम की वैल्यू लिख दें तो 0.637 आई जीरो हो जाएगा। आई आर एम एस क्या हो जाएगा भाई, आई आर एम एस इज इक्वल टू हो जाएगा 0.707 आई नॉट हो जाएगा। ये वैल्यू भी आपको क्या करना है, याद रखना। ठीक है, ये चार वैल्यू आप याद रखिए, औसत मान और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आपके लिए काम कर जाएगी। अगर डेरिवेशन में थोड़ा बहुत आपको टाइम लगता है तो वैसे सीख लीजिएगा, कभी कभार बोर्ड परीक्षा में पूछ भी लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या सीखने वाले हैं भाई, नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे कि बी और आई के बीच में कलांतर क्या होता है। बी और आई के बीच में कलांतर, प्रत्यावर्ती धारा में आई व बी के बीच कलांतर, आई व बी के बीच कलांतर। तो जिस दिन हम लोग इंट्रो पढ़ रहे थे उस दिन हम लोगों ने कला यानी फेज का थोड़ा बहुत इंट्रो किया था कि फेज क्या होता है, साइन का जो कोफिशिएंट होता है उसी को हम लोग कला कहते हैं। अब वोल्टेज के इक्वेशन में और करंट के इक्वेशन में साइन के कोफिशिएंट में जो अंतर आ जाएगा उसी अंतर को हम लोग क्या कहेंगे, बी और आई के बीच का कला अंतर कहेंगे। जैसे वोल्टेज का इक्वेशन होता है बी इज इक्वल टू बी जीरो साइन ओमेगा टी। अब जरूरी नहीं है कि सारे परिपथ में आई का इक्वेशन जो हमको मिले दोनों जगह जीरो लिख दिए, जरूरी नहीं है कि सारे परिपथ में आई का इक्वेशन हमको आई जीरो साइन ओमेगा टी ही मिले। ये प्लस माइनस फाइव हो सकता है, क्या हो सकता है, प्लस माइनस फाइव हो सकता है। या फिर ये कंडीशन के अलावा यह भी कंडीशन हो सकती है कि हमको बी का इक्वेशन मिल जाए बी जीरो साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, और आई का इक्वेशन मिल जाए आई इज इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी, ठीक, ये मिल जाए। अब यहाँ देखो इसमें प्लस माइनस फाइव लगा हुआ है, यहाँ वोल्टेज में प्लस माइनस फाइव लगा हुआ है। तो जो साइन के गुणांक का अंतर है, जो साइन के गुणांक का अंतर है, जैसे कि अगर हम इस वाले परिपथ की बात करें तो इसमें जो गुणांक में अंतर है वो क्या है, फाइव का अंतर है। और इसमें भी जो गुणांक का अंतर है वो किसका अंतर है, फाइव का अंतर है। तो जो फाई का अंतर होता है यही क्या हो जाता है, इन दोनों परिपथों का कलांतर हो जाता है। कहते किसे हैं, अगर यहाँ पे पहले इस वाले परिपथ की बात करेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव साइन होता है, क्या कौन सा साइन होता है, पॉजिटिव साइन होता है। इट मीन ये इक्वेशन आपका लिखा होता आई जीरो साइन ओमेगा टी और प्लस फाई लिखा होता। तो इसको हम क्या कहते हैं कि जो हमारी धारा है वो वोल्टेज से कला में 5 डिग्री अग्रगामी है। क्या है, 5 डिग्री अग्रगामी है। अगर ऐसे लिखा होता आई इज इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, तब हम क्या कहते हैं कि जो हमारी धारा है वो वोल्टेज से कला में 5 डिग्री पश्चगामी है। क्या है, 5 डिग्री पश्चगामी है। इस वाली लाइन की बात कर ले भाई, इस वाली लाइन की जब हम बात करेंगे इसमें क्या कहेंगे, यहाँ पे भाई जो इक्वेशन लिखा हुआ है इसको अगर हम चेंज करें तो या तो b इज इक्वल टू होगा बी जीरो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव होगा, और या फिर b इज इक्वल टू बी जीरो साइन ओमेगा टी और माइनस फाइव होगा। जब प्लस फाइव होगा तब हम क्या कहेंगे, जो हमारा वोल्टेज है वो धारा आई से कला में 5 डिग्री अग्रगामी है। जब माइनस फाइव होगा तब हम क्या कहेंगे कि जो हमारा वोल्टेज है वो कला में 5 डिग्री पश्चगामी है। अब इस फाई की वैल्यू क्या होती है, जब हम लोग प्रत्यावर्ती धारा परिपथ पढ़ेंगे तो उसमें हम ये देखेंगे कि हमारे परिपथ में कौन कौन से ऑपरेटर्स लगे हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग इस कलांतर को हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट में हम लोग यही सीखने वाले हैं विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ।
प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। अब अगर आपसे कोई पूछे कि ये प्रत्यावर्ती धारा परिपथ कितने प्रकार के होते हैं या इनकी संख्या कितनी होती है, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि जो परिपथ होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, परिपथ जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। इसको डिसाइड करने के लिए तो देखो, परिपथ में जो ऑपरेटर्स लगते हैं, परिपथ में जो ऑपरेटर्स लगते हैं, अब आप लोगों को लगेगा फ्रिज, कूलर, तार, पंखा, टीवी, बस, ये सॉरी बस नहीं, बस उसमें नहीं लगता है, जो भी लगता हो उसमें कितनी चीजें लगाई जा सकती हैं, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो जो हमारा परिपथ होता है उसमें अगर हम लगाएंगे तो वो प्रतिरोध होगा। क्या होगा भाई? प्रतिरोध होगा, जिसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं, और कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। दूसरा जो हमारा होगा वो क्या होगा? प्रेरकत्व होगा। प्रेरकत्व बोले तो कुंडली होगा, और प्रेरकत्व बोले तो वो क्या हो जाएगा? अंग्रेजी में इंडक्टेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंडक्टेंस हो जाएगा, और इसको यल से डिनोट करते हैं। तीसरा हम अपने परिपथ में और क्या लगा सकते हैं? कोई धारिता लगा सकते हैं। धारिता बोले तो संधारित्र लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? संधारित्र लगा सकते हैं, जिसको कैपेसिटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कैपेसिटर बोला जाता है। डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। तो एक जो इलेक्ट्रिकल परिपथ होता है या अल्टरनेटिव करंट का जो परिपथ होता है, सर्किट होता है, उस सर्किट में इन्हीं तीन चीजें लग सकती हैं। कौन कौन सी? प्रतिरोध लग सकता है, प्रेरकत्व लग सकता है, धारिता, संधारित्र, कुंडली, रेजिस्टेंस। ये वाला इंपॉर्टेंट है, आर, यल और सी। आर, यल और सी मीन्स अगर हम कोई भी चीज लगाएंगे तो वो या तो प्रतिरोध का होगा, या तो कुंडली का प्रेरकत्व होगा, या तो संधारित्र की धारिता होगी। तो इसी के आधार पर हम लोग पढ़ते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। अब इसके आधार पर जब हम डिस्कस करेंगे तो जो ये प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है, इनकी संख्या आएगी 7। कितनी आएगी? 7। हिंदी में बोले तो 7, और गणित में लिखे तो ऐसे 7 हो जाएगी। कौन कौन से होंगे जरा देख लेंगे। पहला क्या होगा भाई? पहला होगा जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध लगा हो। शुद्ध प्रतिरोध लगा हो। ठीक, शुद्ध प्रतिरोध लगा हो तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे आर सर्किट। आर सर्किट। दूसरा क्या होगा भाई? अभी पहले हम सारे परिपथ में एक एक चीज को अकेले अकेले लगाएंगे। अकेले अकेले की बात करेंगे जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रेरकत्व लगा हो। शुद्ध प्रेरकत्व लगा हो, इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे यल सर्किट। तीसरा क्या होगा? जब परिपथ में केवल शुद्ध धारिता लगी हो। शुद्ध धारिता लगी हो, इसको कौन सी सर्किट कहेंगे? इसको कहेंगे सी सर्किट। अगला क्या है? 4 नंबर पे अब डबल की शुरुआत होगी। तो डबल में जब परिपथ में प्रतिरोध हुआ प्रेरकत्व लगा हो। प्रेरकत्व लगा हो, इसको कौन सा परिपथ कहेंगे? इसको कहेंगे एल आर सर्किट।
क्या कहेंगे, LR सर्किट कहेंगे। ठीक, तो 4 तो ये हो गए, बाकी जो बचे हुए 3 नेक्स्ट स्लाइड में लिखे ले रहे हैं। क्या अगला क्या हो जाएगा भाई, 2 की शुरुआत हो गई है, 5वां हो गया, जब परिपथ में धारिता और प्रतिरोध लगा हो, धारिता और प्रतिरोध लगा हो। इसको कौन सा परिपथ कहेंगे, धारिता और प्रतिरोध को कहते हैं CR सर्किट। CR सर्किट 5वां हो गया। 6ठे नंबर पर क्या आएगा, जब परिपथ में प्रेरकत्व तथा धारिता लगी हो, प्रेरकत्व तथा धारिता लगी हो। जब प्रेरकत्व और धारिता लग जाएगी तो उस परिपथ को क्या कहेंगे, उस परिपथ को कहेंगे LC सर्किट। अंतिम परिपथ है, अब 2-2 का पेयर बन चुका है, तो अब एक सब लोग साथ में आ जाएंगे, यानी कि जब परिपथ में प्रतिरोध, प्रेरकत्व तथा धारिता लगी हो, धारिता लगी हो, इस परिपथ का क्या नाम देंगे भाई, तो इस परिपथ का नाम हो जाएगा LCR सर्किट। अब इसको पढ़ना कैसे है, ये हो गया 7 के 7 ये आपके हो गए कि कौन सा परिपथ है, कैसे क्या है। इनको पढ़ना कैसे है भाई, हम लोग क्या करेंगे, जब एक एक सर्किट उठाएंगे तो प्रत्येक सर्किट में हम लोग निकालेंगे कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल एंड व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिव करंट। मींस प्रत्यावर्ती धारा विभव, प्रत्यावर्ती विभव और प्रत्यावर्ती धारा का इक्वेशन यानी समीकरण क्या होगा, उनका कलांतर क्या होगा, और उसके बाद में उस परिपथ का प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा। तो ये सारे सर्किट के लिए मुझे इतनी चीजें निकालनी है। क्या क्या निकालनी है, विभव का समीकरण, धारा का समीकरण, कलांतर और परिपथ का प्रभावी प्रतिरोध, सब के लिए हम लोग निकालेंगे। तो ये जो परिपथ वाला है इसके लिए हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे कि कौन से परिपथ में कलांतर कितना आता है, विभव कैसे आता है, धारा कैसे आती है एंड परिपथ का प्रभावी प्रतिरोध कितना आता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।